हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं ये वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके लिए काव्य शास्त्र से संबंधित संप्रदाय को लिया है। आज मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने रीति संप्रदाय को लिया है। आपको पता ही है कि जो काव्य शास्त्र है वो भी विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य जो लाए हूँ मैं, तो वो इतने ज़्यादा तथ्य हैं कि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे तथ्य आपको दूंगी सभी संप्रदाय के, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि वन बाय वन आपको सारे संप्रदाय के जितने भी तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण, वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊं। और ये आज मैं आपके लिए रीति संप्रदाय लेकर आई हूँ, जो कि आपके यूपी पीजीटी और टीजीटी के दोनों ही एग्ज़ाम में ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक संप्रदाय से संबंधित यानी कि काव्य शास्त्र से संबंधित आपका टॉपिक है उसमें। और इसमें जितने भी तथ्य हैं ये तथ्य ऐसे हैं, ये आपने शायद किसी भी बुक में आपको ना मिले, और मिल भी गए तो हो सकता है इनमें कोई से तथ्य ऐसे हों जो अभी तक आपने ना पढ़े हों। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें, और पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो आज दोस्त नए हैं वो बेल आइकन को हिट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला तथ्य है, रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य वामन। ये तो सभी को पता ही होगा। रीति और आत्मा काव्य, रीति काव्य की आत्मा है, कथन की साचार्यक है, ये भी वामन का है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन है, ये भी वामन का है, क्योंकि रीति संप्रदाय जो संबंधित है वो वामन से है। आगे चलते हैं। भरत ने नाट्य शास्त्र रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित 4 प्रवृत्तियों अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली एवं ओड मागधी का वर्णन किया है, जो क्रमशः पश्चिमी, दक्षिण, मध्य देश तथा उड़ीसा, मगध में प्रचलित थी। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपने पढ़े हुए ही होंगे तीनों, और मुझे लगता है ये पॉइंट आपके लिए जो तथ्य मिला है आपको बहुत ही अलग मिला होगा। आगे देखिए, बाणभट्ट ने अपने समय में प्रचलित 4 दिशाओं की 4 शैलियों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार उद्दीच्य उत्तर भारत निवासी श्लेष को, प्रचोत्य लोग और अर्थमात्र या अर्थगौरव को, दक्षिणात्य उत्प्रेक्षा को एवं गौण या पूर्वी भारत के लोग अक्षराडंबर को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने इन 4 शैलियों के एकतर उपयोग को काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। वचन विन्यासो क्रम रीति उक्ति किसकी है? राजशेखर जी की है। शायद ये उक्ति आपको ना पता हो। आगे चलते हैं। भामा ने काव्य अलंकार में 2 प्रमुख भागों वैदर्भी व गौणी का उल्लेख किया है। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में न कर काव्य भेद के अंतर्गत किया। उन्होंने वैदर्भ और गौण के पार्थक्यों को अनावश्यक माना है। अब आप जो एमसीक्यू करते हैं दोस्तों, तो एमसीक्यू में आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो काव्य अलंकार के 2 भेद हैं, वैदर्भी और गौणीय, वो किसने किए हैं? तो आप बता सकते हैं कि भामा ने किए हैं। वैदर्भी और गौणीय का उल्लेख किसने किया है? भामा ने किया। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बनते हैं। जब आप पूरे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरे तथ्य आपको पता होते हैं, तो एमसीक्यू आप आसानी से कर पाएंगे। आगे देख लीजिए। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है? तो यह विचार था दंडी का। गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं दंडी। आचार्य दंडी ने सलेश, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, क्रांति, समाधि को वैदर्भ रीति या मार्ग का गुण माना है। गौड़ीय मार्ग में गुणों का अभाव रहता है। अनुप्रास एवं अर्थालंकार अंडवन को उन्होंने गौड़ीय मार्ग की विशेषता माना है और इसे पौरुषत्व काव्य पद्धति के नाम से अभिहित किया है। देखिए इस वाले तथ्य में आपको कितनी अधिक जानकारी प्राप्त हुई। आचार्य दंडी, ये सारा अब देखिए, आपको आचार्य दंडी के जितने भी तथ्य हैं उनसे संबंधित, रीति संप्रदाय से संबंधित कहीं भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, यहीं आपको एक जगह से सारे इनके तथ्य मिल गए। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य वामन ने रीति की संख्या कितनी मानी है? 3, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अभी आप पढ़कर आ रहे थे वैदर्भी और गौड़ी के बारे में, तो मैंने अभी आपको कहा था ना कि इस तरह के प्रश्न आपके एमसीक्यू में बनते हैं, तो ये प्रश्न तो मोस्टली बनता ही है। वामन के अनुसार अर्थगुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है। रीति त्रय में उन्होंने वैदर्भी रीति को उत्तम रीति माना है। अब देखिए, उन्होंने 3 रीति मानी है, लेकिन इसमें से उन्होंने वैदर्भी को उत्तम माना है। इस तरह का प्रश्न भी आपका बनता है। आगे चलिए। वामन के अनुसार वैदर्भी उत्तम रीति है। गौणी में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं, उसमें माधुर्य, सुकुमार्य का अभाव रहता है। गौणी में समास, बाहुल्य, उज्ज्वल
पदत्व का सन्निवेश होता है। पांचाली में माधुर्य सौकुमार्य गुण होते हैं, इसमें ओज और कांति का अभाव रहता है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पांचाली में कौन से गुण होते हैं, गौणी में कौन से गुण होते हैं, वैदर्भी में कौन से गुण होते हैं। तो ये भी एमसीक्यू बनते हैं। तो यहाँ आपको उस तीनों के गुणों के बारे में पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। वामन ने किस रीति को उत्तम माना है, ये भी आपका प्रश्न अच्छा है। वैदर्भी को माना है। रीति, ये प्रश्न आप ऊपर पढ़ भी चुके हो। रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर तथा विषय भेद या वर्ण्य के औचित्य के आधार पर रीति काल का नियोजन करने वाले थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर, ये देख लीजिए रुद्रट थे, ये पूरा यहाँ पर लिखा गया है, वहाँ थोड़ा ये मिसप्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपको मिल गया। तो ये चीज़ भी आप पढ़ लीजिए रुद्रट के बारे में। फिर है लाटिया नामक चतुर्थ रीति को उद्भावना कर रीति की संख्या 4 वैधर्मी, गौणिया, पांचाली और लाटिया करने वाले आचार्य हैं रुद्रट हैं। और वैदर्भी और गौणिया पांचाली तो वामन ने भी की, इसमें लाटिया उन्होंने ऐड कर दी, किसने, रुद्रट ने। चलिए आगे चलते हैं। रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न कर किस आधार पर की, उन्होंने पदों की समझता एवं असमझता पर किया। और वामन का भी आप देख लीजिए, उन्होंने किस प्रकार से रीति का जो स्वरूप को निर्धारण किया है, तो ये भी देख लीजिए, ऊपर आपको बताया। दोनों को ध्यान में रखिए किस प्रकार से इन्होंने निर्धारण किया है गुणों का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। रसा अनुकूलता की दृष्टि से रुद्रट के अनुसार प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भीय पंचाली रीति का तथा रौद्र रस में लाटी एवं गौणी रीति का प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में वैदर्भीय पंचाली रीति का प्रयोग होता है। तो प्रश्न आपका क्या बन सकता है एमसीक्यू में कि जो रुद्रट है उनके अनुसार जो पांचाली रीति है उसका किस रस में प्रयोग करते हैं, तो रौद्र रस में करते हैं। लाटी गौणी रीति का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस आचार्य ने रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस, ध्वनि आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया है, तो यह किया है आनंदवर्धन ने। तो ये भी आपका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। किसी आचार्य ने रीति को रस का उपकारक मानकर उसके 4 नियामक वक्त्रोच्य, वाच्योत्य, विषयोचित्य एवं रसोचित्य माने हैं, वो कौन है, आनंदवर्धन। तो ये भी आपका, लेकिन ये तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जरूर आता है कि रीति को संघटना की संज्ञा किसने प्रदान की है, बस इतना सा ही एमसीक्यू बनता है आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि आनंदवर्धन ने की है। चलिए आगे चलते हैं। आनंदवर्धन रीति या संघटना के स्वरूप का आधार किसे मानते हैं, वह समास को मानते हैं। रीति या संघटना के स्वरूप का आधार उन्होंने समास को माना है। आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक हैं, वक्रोत्चित्य, वाचोत्चित्य, फिर विषयोचित्य, फिर रसोचित्य। तो ये 4 माने हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। ये प्रश्न जो है मुझे लगता है अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिला है। कभी जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो क्या लगता है आपको, जब कभी आप कभी सभी देते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, इससे पहले भी आपने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन जब आप देने बैठते हो तो आपको लगता है पेपर कहाँ से आ गया, हम तो इतना सारा पढ़कर आए थे और ये कहाँ से क्वेश्चन है, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा, हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जो ये महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। हम एमसीक्यू पढ़ते चले जाते हैं, प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अवंतिका मागधी नामक 2 नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की, भोज ने की। तो यहाँ पर भी आपका प्रश्न बन सकता है, अवंतिका मागधी के आचार्य कौन है, ठीक है। तो रीति के आचार्य कौन है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया है, वैदर्भी, गौणिया, पंचाली, लाटिया, अवंतिका, मागधी। अब ये जुड़ती चली गई हैं, सबसे पहले वामन ने दी, फिर उसके बाद रुद्रट ने दी, अब आ गए भोज। अब भोज ने इसमें आगे और कौन सी जोड़ दी है, लाटिया तो हो भी गई थी, अवंतिका जोड़ दी, मागधी जोड़ दी, तो ऐसे ही बढ़ती चली गई हैं। अब भोज ने जो रीति का वर्गीकरण का आधार किया, उन्होंने गुण में समास का किया है। उससे पहले समास का किसने किया है, वह आनंदवर्धन ने किया है। इन्होंने साथ में इसमें गुण भी जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमें इन सब में क्या करना है, अंतर करना है कि किसने कौन सा किया है, वो याद रखना है। अगर हम इसकी एक सीक्वेंस बना लेंगे कि इनका ये है तो कुछ मिले जुले से हैं, तो ये आसानी से आपको याद भी रहेंगे।
आगे देख लीजिए, मम्मट ने उद्भट की वृत्तियाँ और मामन के रीतियों में एक रूपता स्थापित कर उपनागरिका, परुषा एवं कोमल वृत्ति का उल्लेख किया है और बताया है कि वामन आदि ने इन्हें ही वैदर्भी, गोणी व पंचाली कहा है। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है, तो उन्होंने वर्ण गुम्फ को माना है। और ये प्रश्न मैंने भी फेस किया है एग्जाम में, इसको आप जरूर तैयार कर लें। विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या मानी है 4, वैदर्भी, गोणी, पंचाली और लाटी। ठीक है, लाटिका, लाटी भी बोलते हैं इसको, तो लाटिका मानी है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपका। विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन किस आधार पर किया है, उन्होंने वर्ण संगूफा आधार पर किया है। आधार भी आपको सभी के याद करने होंगे कि रीति का आधार, रीति का जो विभाजन किया है सभी आचार्यों ने किस आधार पर किया है। चलिए आगे देख लीजिए, माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना कौन सी रीति को कहते हैं, वैदर्भी रीति को कहते हैं। ओजो गुण व्यंजक समाज बहुरचना में कौन सी रीति है, गौणी रीति है। वैदर्भी एवं गौणी को अंतराल वर्तनी रीति जिसमें माधुर्य सो कौमार्य दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पांचाली कहते हैं। वैदर्भी या पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीति कहते हैं, उसे लाटी या लाटिया कहते हैं। अब आपको सभी रीतियों की जो है परिभाषा भी पता चल गई, कहीं से कुछ भी आ सकता है तो आप उसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आचार्यों ने काव्य की बहिरंग व अंतरंग देह और आत्मा के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्र सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, देहवादी, रस, ध्वनि, औचित्य को आत्मवादी सिद्धांत संप्रदाय कहा है। और मैंने आपसे बताया था कि जितनी भी संप्रदाय हैं उनके मैं अलग अलग पार्ट में लेकर आऊँगी। आज मैं आपके लिए रीति लेकर आई हूँ, उसके बाद फिर आपका वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य, इस तरह से अलग अलग पार्ट में ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स या महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और मुझे लग रहा है वीडियो सबको पसंद आ रही है। ये तथ्य आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में। आप एमसीक्यू तो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन तथ्य भी पढ़िए, देखिए आपका पेपर कितना अच्छा जाता है। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए साथ साथ। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ। देहवादी क्या है, अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति। आत्मवादी क्या है, रसध्वनि एवं औचित्य। रीति सिद्धांत की दुर्बलता रही है क्या, भाव तत्व को गौण एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना। रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्व को महत्व देना। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है अभेद। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए और यहाँ से ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैं आपको बताती चली हूँ। और इसके अलावा भी आपको लगता है इन तथ्यों में कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं या लाभदायक हैं तो उनको भी आप नोट डाउन करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी से हिंदी से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं ये कंटेंट उन तक पहुंचना चाहिए और वह कंटेंट आपके और हमारे द्वारा ही पहुंचेगा। हो सकता है आपके साथ उनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। हिंदी मिरर की वजह से अगर आप लोगों को अपनी पोस्ट मिलती है तो इसके लिए बहुत जो है गौरव की बात होगी आपके लिए भी और हिंदी मिरर के लिए भी। चलिए लाइक एंड शेयर करिए और हिंदी मिरर के साथ बने रहिए।